नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होना है उससे संबंधित जो इकाई 5 है जीके पार्ट में सब टॉपिक 1 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857-1950 तक। तो इससे संबंधित पार्ट फर्स्ट आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। देखिए, एक आप जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट है इसको तैयार करना, अगर आप तैयार करने बैठते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी विस्तृत है। तो अगर आप एक सही रणनीति बना के इस पार्ट की तैयारी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आसानी से जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप जो है कवर कर सकते हैं। तो हमारा भी प्रयास है कि इस पूरे पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाए और एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है इसको कवर करने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 9506543831 व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा देखिए आप लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। और इससे पूर्व जो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, यानी जो 1857 था इससे पहले जो भारत में शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात 1857 का विद्रोह जैसे आप लोग परिचित होंगे, इसमें एक जो प्रमुख नाम है मंगल पांडे जी का, मेरठ छावनी से थे और जहाँ से कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। और उसके कुछ प्रमुख कारण भी थे, तो हालांकि उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो 1857 से पहले जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और बाद में इसे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था 1857 के बाद। इसमें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गवर्नर जनरल को चुना गया था। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन आने के पश्चात कंपनी के गवर्नर जनरल के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाने लगा। ये एक बदलाव हमें देखने को मिला और जिसे वायसराय कहा गया। वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। आगे चल के आप देखेंगे कि भारत के वायसराय गवर्नर जनरल, हालांकि इसमें हम अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो नज़र डालेंगे आज के वीडियो में वो है 1857 से 1950 के मध्य जो भी वायसराय भारत के गवर्नर जनरल हुए। वैसे तो मुझे इनको 1857 से उठाना था, तो इसी कड़ी में इससे पहले भी जो लोग हुए थे उनका मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1857 से हुई थी और आपका टॉपिक भी जो है वो है 1857 से 1950। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम हम लेंगे कैनिंग का लेंगे, जिनका जो शासनकाल था वो 1856 से 1962 था। कैनिंग के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर हम देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रथम वायसराय थे कैनिंग। जैसा हम लोगों ने पहले ही बात की हुई कि 1857 से पहले जो भारत में शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था और बाद में क्राउन के अधीन चला गया था। तो जब 1857 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन गया तो उस समय कैनिंग थे। तो कैनिंग को इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल भारत में थे, जबकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रथम वायसराय थे भारत के। 1857 का विद्रोह, देखिए यहाँ पर अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं कैनिंग के समय जो है कौन कौन से कार्य या घटनाएं हुई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। रेलों का विस्तार, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। उच्च न्यायालयों में भी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी और भारत में बजट पद्धति भी प्रारंभ हुई थी कैनिंग के समय में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे कैनिंग से संबंधित। अगला नाम जो आता है एल्गिन का आता है। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 1862 से 1863 लगभग 1 साल के दौरान इन्होंने कार्य किया भारत में और वहाबी आंदोलन का इन्होंने दमन किया था। अब वहाबी आंदोलन क्या है? देखिए, मैंने एक थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने का मतलब है कि इन आंदोलन को हम प्रयास करेंगे अलग से पढ़ने का, क्योंकि इस पर अगर यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे तो हमारा जो एक उद्देश्य है उससे कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे, हमारा वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगले उसमें हम इसको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर चूँकि हमने हाईलाइट किया तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना चाहिए। तो एल्गिन के समय 1862-63 के दौरान जो है वहाबी आंदोलन हुआ था, उसका जो है दमन किया था एल्गिन ने। और लॉरेंस 1864 से 1869 तक भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी 1865 में और उस समय वायसराय थे भारत के लॉरेंस। तो एक प्रमुख कार्य था। इसके बाद मेयो का जो शासनकाल था वो 1869 से 1872 था और अजमेर में जो प्रसिद्ध मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना जो है मेयो द्वारा की गई थी। नॉर्थ ब्रुक
इनका शासनकाल 1872 से 1876 था। बंगाल में अकाल इस दौरान पड़ा था और कूका विद्रोह, तो देखिए यह कूका को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटन 1876 से 1880, और इनके समय अगर प्रमुख घटनाओं की हम बात कर लें तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 हाईलाइट किया, इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, दिल्ली दरबार का आयोजन, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी 1877 में लिटन के शासनकाल के दौरान। प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय व्यय पर व्यय का अधिकार प्रदान किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य था वो 1878 में रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। और अकाल आयोग का देखिए यहाँ पे समय भी दिया है, 1876 से 1878 के मध्य जो है अकाल पड़ा था, और उसी दौरान जो है फिर अकाल आयोग का गठन किया गया था। अब हम बात कर लेंगे रिपन की। रिपन के अगर शासनकाल की बात कर ले तो 1880 से 1884, और इस दौरान जो प्रमुख कार्य थे वो थे कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1861 पारित हुआ था, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, नियमित जनगणना प्रणाली की भी स्थापना हुई थी 1881 में रिपन के समय में ही, और इस स्कूली शिक्षा है तो हंटर आयोग भी नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर स्कूली शिक्षा है जो हंटर आयोग की नियुक्ति है, तो इसको भी हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे ये भी। और इसमें एक देखिए और पॉइंट है कि इसमें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन संबंधी भी फैक्ट्स हमको कवर करने पड़ेंगे। डफरिन का जो शासनकाल था 1884 से 1888 था। 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा, जैसे आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी डफरिन के समय में ही, और डफरिन के समय में ही 1885 में बंगाल किराया अधिनियम आया था, 1886 में अवध किराया अधिनियम, और 1887 में पंजाब किराया अधिनियम। तो एक वर्ष के अंतराल में ये तीनों किराया अधिनियम पारित किए गए थे। अगला नाम है लैंसडाउन, कार्यकाल 1888 से 1893, और इनके समय जो 1892 में काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। काउंसिल एक्ट क्या था? काउंसिल एक्ट के अंतर्गत जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों और म्यूनिसिपैलिटीज़ को अपना प्रतिनिधि चुनने का हक दे दिया गया था काउंसिल एक्ट के द्वारा। एल्गिन द्वितीय, कार्यकाल इनका जो था 1894 से 1899 था, और इस समय कुछ घटना की अगर बात करें तो 1896 में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर प्लेग रोग फैला था। इतना ही 1896 और 1898 के वर्षों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में जो है भयंकर अकाल भी पड़ा था एल्गिन के समय। और अफीम आयोग की रिपोर्ट भी पेश की गई थी, किसके समय में? एल्गिन द्वितीय के समय में। तो अफीम आयोग की रिपोर्ट क्या थी इसको भी हम लोगों को देख लेना चाहिए होगा। आगे बढ़ते कर्जन 1899 से 1905। कर्जन के समय भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। इसके अतिरिक्त पुलिस सुधार, जिसमें कि प्रशिक्षण हेतु पुलिस विद्यालयों की स्थापना की गई थी, पुलिस आयोग का गठन किया गया था, और इसके द्वारा जो है ऊंचे पदों हेतु सीधी नियुक्तियां की जाने लगी थी, प्रांतीय पुलिस सेवा की स्थापना की गई थी, और गुप्तचर विभाग की भी स्थापना जो है कर्जन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण कार्य था। शैक्षणिक सुधार की अगर बात करें तो 1902 में भारतीय विश्वविद्यालयों के निरीक्षण हेतु आयोग की नियुक्ति की गई थी, और इसी के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, और इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया था, और गैर सरकारी कॉलेजों का विश्वविद्यालयों से संबंधित होना भी कठिन कर दिया गया था। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और बंगाल विभाजन 1905, ये प्रमुख घटनाएं थी। अब एक नज़र डाल लेते हैं बंगाल विभाजन 1905। देखिए, कर्जन ने पुनर्संरचना के नाम पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बंगाल का विभाजन किया था, और ये राजनीतिक चाल शीघ्र ही लोगों के समझ में आ गई कि यह विभाजन हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, अतः इसका तीव्र विरोध होना भी प्रारंभ हो गया था। 1911 में जो बंगाल विभाजन था 1905 में हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया था। अगला नाम है मिंटो द्वितीय का। कार्यकाल की अगर बात करें तो 1905 से 1910। प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी मिंटो के कार्यकाल के दौरान, यानी मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान। 1907 में आंग्ल रूसी प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था। 1909 में इंडियन काउंसिल अधिनियम स्वीकृत हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार भी 1909 में ही आया था। हार्डिंग
कार्यावधि की अगर बात करें 1910 से 1916। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन भी इस दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, जैसा भी हम लोगों ने पहले ही बात की कि जो 1905 में कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था वो रद्द हुआ था 1911 में हार्डिंग के समय। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था हार्डिंग के समय और ये भी शायद 1911 में स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग भारतीय आकांक्षाओं के प्रति अत्यंत सहानुभूतिशील था। यही कारण था कि इसे भारतीयों का विश्वास प्राप्त था। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है हार्डिंग के विषय में। प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान। अगला नाम है चैम्सफोर्ड। कार्यकाल की अगर बात करें तो 1916 से 1921। प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 स्वीकृत हुआ था। इसके प्रावधान क्या थे भारत शासन अधिनियम 1919 के? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परिणाम हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार। और 1919 जैसा आप लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए, अभी इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं तो इसके क्या क्या आपको देखना है कि मुख्य रूप से तो आपको ये देखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे के प्रमुख कारण कौन थे, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या परिणाम हुए। तो कुछ कारण हमें देख लेने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1920 से 1921 खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह टर्की राज्य की अखंडता के पक्ष में किया गया था। अगला नाम है रीडिंग। कार्यकाल 1921 से 1926। रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे। काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, जिसके विरोध में संपूर्ण भारत बंद किया गया था और प्रिंस का बहिष्कार किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी रीडिंग के कार्यकाल में ही। अगला नाम है इरविन। कार्यकाल की बात करें 1926 से 1931। 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जबकि साइमन कमीशन की अगर नियुक्ति की बात करें तो वो एक साल पहले 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि साइमन कमीशन में, जैसा आप लोग जानते हैं, कि एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार हुआ था भारत में। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। नेहरू रिपोर्ट भी जो है इरविन के समय की घटना है। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नई डोमिनियन स्थित और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। नेहरू रिपोर्ट जो कि 15 अगस्त 1928 को आई थी, 28 अगस्त को ये स्वीकृत की गई थी। तो दो प्रमुख डेटे हैं। सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए की थी। शारदा अधिनियम देख लीजिए कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम था, जिसे 1929 में 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। और इसके अनुसार लड़कियों की विवाह की आयु को 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र को 18 वर्ष तय कर दिया गया था। बाद में लड़कियों की उम्र को 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिसके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 6 महीने बाद 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता था। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। और इसी दौरान जो है गांधी जी की दांडी यात्रा भी हुई थी इरविन के शासनकाल में। तो देख लीजिए, इसको जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गया था। यानी कुल 24 दिन ये यात्रा चली थी। अगला नाम है विलिंगडन का। कार्यकाल की अगर बात कर ले 1931 से 1936। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के दौरान जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया था। यानी अगर पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, तो इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य में।
1932 में सांप्रदायिक निर्णय लिया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा। गांधी जी का आमरण अनशन, मतलब इस पर जो है गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था और बाद में पुनः समझौता हुआ और सांप्रदायिक निर्णय को वापस लेना पड़ा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1932 में। इसके बाद 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में और इसमें निर्णय के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ये भी आपको देख लेने चाहिए। अगला पॉइंट है लिनलिथिगो। कार्यकाल की अगर बात कर ले तो 1936 से 1944। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव थे, चुनाव किसके लिए थे, प्रांतों की असेंबली हुए, ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चुनाव हुए और कांग्रेस को इस चुनाव में भारी सफलता प्राप्त हुई थी। अक्टूबर-नवंबर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि क्यों दिया था, देखिए ये भी प्रश्न यहाँ बन जाता है कि जो सरकार 1935 में चुनाव के द्वारा कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है और नवंबर 1939 में वो इस्तीफा दे देती है, तो इसका कारण क्या था, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव की राय के बिना भारत को ब्रिटेन के सहयोगी के रूप में युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था और इसी कारण जो है जो उस समय की प्रांतीय सरकार थी चुनी हुई कांग्रेस की, उसके द्वारा जो है त्यागपत्र दे दिया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1940 में लाहौर अधिवेशन, देखिए यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट बोल करना भूल गया हूँ, इनको भी हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, जैसे क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई, तो ये भी प्रश्न काफ़ी बनता है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला नाम है वेवल का, 1944 से 1947। तो वेवल के समय देखिए कौन कौन से कार्य हुए थे। तो 1945 में शिमला समझौता हुआ था और 1945 में ही इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल विजयी हुआ था। 1946 में एक मंत्रिमंडल मिशन भारत भेजा गया था, एक प्रांतीय सरकार और संविधान सभा बनाने का जिसने सुझाव दिया था, ठीक है। और जिस कारण जो है 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था भारत में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि उनकी सरकार जून 1948 से पहले ही भारतीय शासन की बागडोर भारतीयों को सौंप देगी। और इसके बाद माउंट बेटन, जो कि मार्च 1947 से जून 1948 तक गवर्नर जनरल थे भारत के, ये भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्णय जो है माउंट बेटन के ही शासनकाल में हुआ था। और अंत में एक महत्वपूर्ण नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ऊपर भी आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो दोनों में अंतर है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन बनता है तो आपको थोड़ा देख लेना कि उसमें भारतीय लगा है कि नहीं। अगर भारतीय शब्द लगा है तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे और केवल सिंपल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो उस कंडीशन में माउंट बेटन होंगे। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये हम लोगों ने क्या किया, 1857 से लेकर 1950 तक जो 21 गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं उनको हमने कवर किया और इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र हुआ इस वीडियो में। हालांकि इस वीडियो में उन सभी घटनाओं को डिटेल में नहीं कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो भी नाम है, उनके जो कार्यकाल है, उनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इनको आपको सही तरीके से याद कर लेना चाहिए और कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें कि जो भी फैक्ट्स हैं वो आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्रयास रहे कि जो भी प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया इस वीडियो में मैंने, या जो नाम आए हैं उनसे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।